2 अक्टूबर को इस देश के एक राज्य बिहार ने जातिगत जनगणना पर आधारित आंकड़ों को सामने रखा और उसके बाद से बीते पूरे हफ्ते हर दिन कहीं ना कहीं से इस देश के किसी न किसी राज्य से किसी न किसी मंच से जातिगत जनगणना पर ढेर सारे बयान, ढेर सारे विचार, ढेर सारी बाइट सामने आई हैं। और ये क्या है, इस पर क्या बहस होने वाली है और क्या जातिगत जनगणना और इस जनगणना पर आधारित राजनीति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को प्रभावित करेगी। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी और आज हमारी चर्चा का यही एक विषय है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पैनल मौजूद है जिसका परिचय मैंने आपको कराया। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ एक राज्य जिसने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सामने रखे, कुछ और पार्टियां, कुछ और राज्य जो ये वादा कर रहे हैं कि हम भी इस तरीके का सर्वे कराएंगे अगर चुनाव में जीत जाएंगे। और उसके बाद एक बयान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आया कि ये बांटने की राजनीति है, अगर कोई सबसे बड़ी जाति है तो वो गरीबी है। ढेर सारे विचार, ढेर सारे बयान। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे जो पैनल है, वरिष्ठ पैनल है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं। गीता मैम, सबसे पहले आपसे ये सवाल, जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भले एक स्टैंड आ गया हो, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उनके जितने सहयोगी दल हैं या अलग अलग राज्यों की बात करें, वो इससे अपने आप को पीछे नहीं ले पा रहे हैं। क्या इस वक्त की ज़रूरत है जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सामने रखना? देखिए, क्योंकि बिहार ने जो ये जातिगत जनगणना कराई उसको देखें तो 2 अक्टूबर को उन्होंने रिलीज़ किया, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन, जबकि महात्मा गांधी स्वयं इसके बड़े विरोध में थे। 1931 तक तो ब्रिटिश कराती थी ऐसे सर्वे, तो उन्होंने उसके विरोध में, उस समय तो कांग्रेस भी विरोध में थी और उन्होंने इसको उन्होंने विरोध किया तो बंद हुआ था, तो वो इसके विरोध में थे और उसी दिन उन्होंने इस सर्वे को जो है रिलीज़ किया। ये अगर आप देखें तो प्रश्न ये भी उठता है कि इतनी मतलब क्या ऐसा वो जल्दी क्या थी, या मतलब क्या सोचकर बिहार में इस जातिगत जनगणना को उन्होंने जो है रिलीज़ किया है। तो वहाँ अगर आप देखें तो ये बड़ा जो जनगणना आई है वो अपने आप में कितना जो इसके बड़े राजनीतिक कारण दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है सबको कि ये 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो ओबीसी वर्ग है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 44% ओबीसी का वोट पड़ा है और वह जो है जातिगत जनगणना के कारण नहीं, पर जो उनकी नीतियां रहीं, जो कल्याणकारी नीतियां रहीं और गरीबों के लिए जो बहुत कुछ सरकार के द्वारा किया गया, उसके कारण वो वोट पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से कुछ डेंट करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये यही कारण है कि इसको रिलीज़ किया गया है। और जो उसको रिलीज़ किया गया है उसके ऊपर अगर आप जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देखें तो अब कांग्रेस में राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने तो कह दिया कि 84% जो है पिछड़ा और दलित समाज जो है उनका है, तो इसका मतलब 16% सवर्ण हो गए। और मुसलमान इसमें कहाँ गए ये समझ में नहीं आ रहा है। मुसलमानों की कोई गिनती नहीं है क्या, जबकि हम जानते हैं कि उन्हें भी ओबीसी, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि आप ओबीसी आरक्षण कैसे ले रहे हैं। हालांकि उस पर एक ऑलरेडी PL वो उस पर है, पब्लिक लिटिगेशन ऑलरेडी है और वो कोर्ट में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो है ये मान रहे हैं कि आप जो है पहले हिंदू थे और अब आप मुसलमान हो गए, लेकिन आप आरक्षण नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक है। तो ये बड़े सारे विरोधाभास हैं, पर ये बात जरूर इसमें स्पष्ट है कि राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो इसका प्रयास करेंगे। पर इसके लिए इसमें नीतीश कुमार जिन्होंने इसको रिलीज किया उनको कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं, अभी तक उसको सबसे बड़ा वो बता रहे थे कि सबसे बड़ी जाति है और इसके लिए वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो सामने आया वो उसमें जो है यादवों की संख्या जो है ज़्यादा आई है। और अब जो आरजेडी है, जो कि यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे अपनी राजनीति करती रही है, वहाँ मुसलमानों का जो प्रतिशत है उनसे ज़्यादा आया है। तो अब वो उस राजनीति को कहाँ लेके जाएंगे? क्या वो जो उनका आपस का जो एक मतलब जो ये वोट की राजनीति करते थे, कहीं सामने अब ये आएगा कि भाई उसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट को उनका वो प्रतिनिधित्व करेंगे? मतलब ऐसे अब सवाल सामने आने लगेंगे। और एक जो मंडल कमीशन के समय जो एक मतलब हमने जो समाज में एक तरह से वो देखा कि आप सवर्ण और पिछड़ों की जो राजनीति करने की बात होती, अब यहाँ पे वो सवर्ण कहीं अपने खुद ही अब आगे एक माइनॉरिटी शायद अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बाद में शायद वो भी रिजर्वेशन मांगने लगे। ऐसा भी आगे आने वाले समय में हो सकता है। और आज जो अब रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन की बात है, क्योंकि
हम ध्यान रखें कि इसके ऊपर ओबीसी के लिए और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड है, वो जो है जमा करी हुई है, और अगर उसको सरकार ने रिलीज किया तो ये बातें भी सामने आएंगी कि 983 ऐसी जातियां हैं जिन्होंने आज तक कभी भी ओबीसी आरक्षण नहीं लिया है। ठीक है, तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये अपने आप में एक विषय बनेगा। आप बता रही हैं एक नई बहस को जन्म मिलेगा। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं, और वो ये कि क्या उस विपक्षी खेमे को जो अब तक ढेर सारे मुद्दे तलाश रहा था, सबसे बड़ा चुनावी हथियार मिला है? क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली मंच से इस बात का ऐलान होता है कि अगली सरकार आएगी तो हम ये जातिगत जनगणना कराएंगे। राजस्थान सरकार, कल कैबिनेट का फैसला कि हम अगर अगली बार सरकार में आते हैं तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी का ट्वीट जिसका जिक्र हो ही गया। अब क्या ये चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है बजाय एक पॉलिसी का मुद्दा बनने के, जिसकी बात हम कह रहे थे जब पहली बार सर्वे की बात आई थी? तो उत्कर्ष जी, राजनीतिक मुद्दा तो निश्चित रूप से है, लेकिन कोई भी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा तब तक नहीं बनता है जब तक उसका कोई फैक्चुअल आधार न हो। तो हम इसका फैक्चुअल आधार बहुत एक लाइन में आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो मंडल कमीशन लागू है उसके तहत जो ओबीसी को आरक्षण है, उसके लिए जो आधार है जातीय जनगणना का, वो आधार 1931 का है, 1931 का। तो जब हम जातीय जनगणना के आधार को मंडल कमीशन में अडॉप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम उसका अपडेशन क्यों नहीं करेंगे? जातीय जनगणना को आज की तारीख में क्यों नहीं मानेंगे? यही वो बेसिक फैक्चुअल आधार है जिसके आधार पर ये राजनीति खड़ी हुई है, और ये राजनीति खड़ी होगी क्योंकि मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को सिर्फ और सिर्फ 27% आरक्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि इससे ज़्यादा देने की गुंजाइश संवैधानिक प्रावधानों के तहत उसके पास नहीं थी। लेकिन अब जब 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन हो गया और वो पैमाना टूट गया, तब ये बात आई कि जब सबको उसके जनसंख्या के हिसाब से मिल रहा है तो ओबीसी प्रताड़ित क्यों है? क्यों 27% ही मिलेगा? तो क्यों नहीं वास्तविक जनगणना हो जाए? तो ये राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो मंडल कमीशन जो लागू हुआ वो गलत है, या आरक्षण गलत है, यानी पूरे समग्रता में सोचें। लेकिन जो एग्जिस्ट कर रहा है मंडल कमीशन और उसका आधार जातीय जनगणना है 1931 का, तो वो जातीय जनगणना क्यों नहीं अपडेटेड होनी चाहिए? ये इतना बड़ा सवाल है कि उसके तहत राजनीति हो रही है। और जातिवाद और जातीय जनगणना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जातिवाद ये मंडल कमीशन आने से नहीं हुआ है, जातिवाद आरजेडी समाजवादी पार्टी और इन लोगों के आने से नहीं हुआ है। जातिवाद हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था की दुष्प्रवृत्ति है, खराब प्रवृत्ति है, इसके कारण जातिवाद है। और जातीय जनगणना जब होगी तो आरक्षण जो है वो वास्तव में आंकड़ों के आधार पर रैशनलाइज होगा, वास्तविक होगा। इसलिए इसका ये सही होना, फैक्ट्स से क्यों डर लगता है? जातीय जनगणना से क्यों डर लगता है? फैक्ट्स आने दीजिए। ठीक है, मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाह रहा हूँ समीर सर। राहुल गांधी अपनी पिछली कुछ रैलियों में एक बात का बड़ा जिक्र कर रहे हैं कि इस देश के सचिवों की संख्या देखिए और उसके बाद उन सचिवों में वो देखिए कि रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अब क्या कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कहाँ का है ये पहले देखना है, या वो क्या काम कर रहा है ये पहले देखना है? और जो वो संख्या गिना रहे हैं, हालांकि उस पर कई भाजपा के नेताओं ने कहा कि वो जो सचिव जब बने थे और जिस आधार पर बने थे तब तो ये सरकार थी नहीं, जितने वो वरिष्ठ सचिवों की बात कर रहे हैं वो आ ही किसी और रिजीम में थे। देखिए, मैं दो जिक्र करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का जिक्र करूँगा। दोनों राष्ट्रीय दल है, दोनों बहुत बड़े दल है। जवाहरलाल नेहरू ने जाति जनगणना का विरोध किया था। 77 के अंदर जनता पार्टी आई, उसने मंडल आयोग बनाया। 80 में रिपोर्ट आ गई मंडल आयोग की। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसको नज़रअंदाज किया उस आयोग को। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी इसका नज़रअंदाज किया मंडल आयोग की रिपोर्ट को। वीपी सिंह उस रिपोर्ट को लेके आया, तब राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। राजीव गांधी ने कहा था कि जाति तोड़ने वाली व्यवस्था शुरू हो रही है, इसको मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आज राहुल गांधी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की भी दुविधा देखिए आप। राजनाथ सिंह लोकसभा में कहते हैं कि हम जनगणना करवाएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, बाद में गृह राज्य मंत्री कह देते हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। बिहार में जब जातिगत जनगणना का सर्वदलीय बैठक होती है, भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे देती है। अभी उड़ीसा में जब नवीन पटनायक बात करते हैं तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है कि नहीं होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष
ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखते हैं कि आप प्रदेश के अंदर जाति सर्वेक्षण करवाइए, क्योंकि अभी वहाँ मुसलमानों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, हिंदू समाज को नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि बंगाल के अंदर जाति सर्वेक्षण हो। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर बहुत क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है कि उसने जो यादव और जो बड़ी जातियाँ ने अपना वोट बैंक इस्टेब्लिश कर लिया था, एक बड़े समुदाय ने जो बहुसंख्यकवाद का समुदाय जातियों के अंदर ताकतवर है, वो बड़ा हिस्सा ले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटी और पिछड़ी जातियाँ थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, कहीं के छोटे दल हो, उनको जोड़कर राजनीतिक लाभ लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हिंदुत्व की छतरी में जो इकट्ठे हुए थे छोटे दल, वो जाति के आधार पर उनसे टूट के चले जाए। और भारतीय जनता पार्टी के तो कई एनडीए के सहयोगी जो उसका भी समर्थन कर रहे हैं। छगन भुजबड़ जो अभी बीजेपी का महाराष्ट्र में सरकार में आए, वो कह रहे हैं कि भाई जातिगत सर्वे होना चाहिए। पंकजा मुंडे इसका समर्थन कर रही है। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो अभी इनकी जो मंत्री है अनुप्रिया पटेल, वो उसका समर्थन कर रही है। सोहेलदेव पार्टी कह रही है कि ये होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि वो इसका समर्थन करे कि विरोध करे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि एक ही जाति, वो गरीबों की जाति, मैं उसी का उत्थान करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जो 44% उनको 2019 में ओबीसी का वोट बैंक मिला था, किसी तरह का वो जाति आधार पर टूटे और भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हो। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी जो उनसे जुड़ा हुआ है अपनी वेलफेयर स्कीम के थ्रू, उसको बचाए रखना। हालांकि ऐसा ही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो वेलफेयर स्कीम रही है उसमें ओबीसी को बहुत बड़ा लाभ मिला है, और ओबीसी इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है जो उच्च जाति की पार्टी मानी जाती थी। तो अब प्रधानमंत्री की योजना के बाद वो लगातार जुड़ा रहता है, या विपक्ष का ये जो आरोप कहना है कि भाई ओबीसी को हिस्सा दिया जाए, उनको और अधिकार दिए जाए, उसमें आकर वो टूट जाता है। ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अवधेश जी, बिल्कुल एक मुझे बस एक लाइन बोलने का मन हो रहा है। समीर जी बोल रहे बस एक पंक्ति कि मुझे तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कामरेड नरेंद्र मोदी जी बोलने का मन हो रहा है, क्योंकि भाई कार्ल मार्क्स तो कह गए थे दुनिया में दो ही है, पूंजीपति और मजदूर, अमीर और गरीब, और गरीब और को ही दो ही जाति मान रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो भाई इनसे बड़ा कामरेड तो और कोई हुआ नहीं। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को अब कामरेड नरेंद्र मोदी जी बोला गया। लाल सलाम भी कर दिया मैंने। ठीक है अवधेश जी, जब ये खबर आई थी अमर उजाला पर, हमने इस खबर का विश्लेषण सबसे पहले रखा था और उस विश्लेषण का हिस्सा भी आप थे। जैसे ही जातिगत जनगणना के सर्वे जारी हुए, आंकड़े जारी हुए थे, हम तुरंत उस वक्त भी अमर उजाला के अपने दर्शकों के लिए लाइव थे। उस दिन भी आपने बातें रखी थी। आपका अब क्या मानना है? कई सारी अपडेट और उसमें कई सारे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, उसको मिलाकर देखिए, इसमें सूत्र रूप में आदेश दिया गया है बात रखने का, इसलिए मैं बिल्कुल सूत्र रूप में पॉइंट वाइज रखूंगा। अज्ञेय की एक पंक्ति है कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो अब आप जो है, जो चीजें इस देश ने पीछे छोड़ दिया है, ये लोगों को गलत फहमी है कि नरेंद्र मोदी को जो मिला है वो किस चीज की प्रतिक्रिया थी। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, आपको बिहार में जो लालू प्रसाद यादव, मायावती, उस समय नीतीश कुमार भी विरोध में चले गए थे। ये जो मंडलवादी मुलायम सिंह की राजनीति को जो जातियों मिला, उसके विरुद्ध एक विद्रोह था कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं। वो विद्रोह 2019 में ज्यादा सुदृढ़ हुआ है। ये दो पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। देश पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये हारे हुए, ठुकराए हुए, मुद्दों से भटके हुए और अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे नेताओं की ये कोशिश है नीतीश कुमार के रूप में कि किसी ढंग से जीवित हो जाए। और मैं आपके अमर उजाला जैसे क्रेडिटेबल पर यह घोषणा करता हूं, और आप इसको टेप करके रख लीजिए, चुनाव होगा अगले लोकसभा चुनाव में, अगर नीतीश कुमार की पार्टी 5 सीट से ऊपर बढ़ जाएगी तो मुझे जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। इस जाति आधारित गणना की राजनीति के साथ नीतीश कुमार की राजनीति का उसी ढंग से अंत होने जा रहा है जैसे बीपी सिंह की राजनीति का मंडल आयोग की 1990 में सिफारिश लागू करने के बाद अंत हो गया है। देश इससे बाहर आ चुका है। ये इस पॉइंट को, तीसरा पॉइंट जो मेरा है, क्या हुआ है बिहार की जनगणना में कि अफसरों को लगा कि ये आदमी तो क्रेडिटेबल है नहीं, ये पता नहीं कल फिर बीजेपी के साथ चला जाए, मेहनत भी करोगे, हो सकता है जनगणना जारी ही नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में गांव-गांव से लोग खड़े हो कि मेरे घर पर तो आया ही नहीं जनगणना करने, हमसे तो पूछा ही नहीं है, तो जनगणना बंद कैसे गई है। तो नीतीश जी के आने के बाद असल में प्रशासन जो है ना, वो लालू जी और नीतीश तेजस्वी जी के परिवार से चल रही है। तो ये जो आंकड़ा है 14.27% यादवों की जर्ग होने का कोई कारण ही नहीं है।
8 से 9% यादवों की आबादी रही है जो आज तक मानी जा रही थी, अचानक इतनी संख्या कैसे बढ़ गई? उसके आधी में भी कोई पिछड़ी जाति नहीं है। तो बिहार में इस जिसको आप कह रहे हैं एक तो जनगणना नहीं है, उन्होंने जो रिपीट उस पर लिखा है जाति आधारित गणना, एक सर्वे है, ये उन्होंने किया है। तो एक तो सर्वे जो है इस पर क्वेश्चन मार्क है, जिस ढंग से जातियों के आंकड़े आए हैं। और देखो 0.5%, 0.25%, इतनी जातियों को आप इकट्ठा करके अपने साथ ले आना इतना आसान नहीं होता है जो ऊपर से दिख रहा है कि हम ले आएंगे। बिहार में जो दूसरी छोटी जाति है, मध्य पिछड़ी वर्ग के, उनको लग रहा है अरे ये तो हम ही को खत्म कर रहा है, तो हम लोग कहीं है ही नहीं, बस केवल बिहार में 3 ही रह गए हैं। मतलब एक यादव, एक कोयरी और थोड़ा बहुत जो है, हाँ कोयरी, 2 ही कुर्मी को भी 2.66% कर दिया है, तो पीछे कर दिया है। सब ब्राह्मणों की आबादी हमेशा मानी जा रही थी कि 6% के आसपास है, वो 3.66% कर दिया है। भूमियारों की आबादी 2.86, नहीं दर्द नहीं है, जो आंकड़े हैं वो बिहार के जातीय वास्तविकता को उस रिपोर्ट में प्रतिरूपित नहीं करती है। ये एक फैक्ट है, जो भी बिहार से जाएगा, हम लोग जो है कोई हमारी विचारधारा हो सकती है, तथ्यों पर कभी गलत बयानी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अब जो राजनीति हो रही कि 17.7% मुसलमान, 14.27% ये, तो जो एमओआई समीकरण है वो मजबूत होगा, तो नीतीश कहां रहेंगे? नीतीश खत्म है, तो बिहार में जो है अब राजनीति किधर जाने वाली है? तो इसके बाद अब जो होना है, जो लोग INDIA मांग कर रहे हैं, जो हमारा 5वां सूत्र है कि केवल नेहरू जी नहीं, अंबेडकर उस कैबिनेट की मीटिंग में थे जिसने फैसला किया था कि अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति के तहत करते थे, आगे से जाति जनगणना नहीं कराएंगे, SC ST का इसलिए कराएंगे कि उनको आरक्षण देना है। तो क्या वो लोग पिछड़ों के विरोधी थे उस समय? उनको मान ले पिछड़ों को हम विरोधी थे? क्या हम इंदिरा गांधी सबको मान ले पिछड़ों के विरोधी थे? और कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले आरक्षण लागू किया बिहार में। कर्पूरी ठाकुर राजनीति से कहां चले गए? क्या स्थिति हो गई कर्पूरी ठाकुर की? इसलिए जो बनाया जा रहा है ना इस समय कि इससे राजनीति हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अंतिम जो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने जो कहा है ना वो अधूरा तथ्य है। गृह मंत्री के नाते राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया था, 2 बयान थे कि एक तो हम जो 2011 की जनगणना है उसकी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं जाति का, दूसरा हम आगे जब भी जनगणना कराएंगे वो जाति जनगणना करा लेंगे। लेकिन 2011 की रिपोर्ट के लिए जो कमेटी बनी उसका तो दिमाग खराब हो गया। 46 लाख जाति गोत्र कैसे जारी करें, कुछ इधर उधर, इतने फ्लॉज थे कि हाथ खड़े कर दिए अरविंद पनगड़िया ने। और आज जो है बीजेपी का और सरकार का स्पष्ट मत है, जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में गया है, जब उद्धव ठाकरे ने प्रतिवेदन दिया था कराया जाए, कि यह व्यवहारिक नहीं है, यह संभव नहीं है, सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। यह स्पष्ट हो गया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए जो लोग जाति की राजनीति करना चाहते हैं जाति तोड़ों के नाम पर, वो होगा जो हिंदू समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं, और दूसरी ओर जो हिंदू समाज की एकता को बनाकर इस राष्ट्र को जो है परम वैभव पर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उच्च स्थान पर ले जाना चाहते हैं, वो राजनीति चलने वाली है। ये कामरेड कह दे, जब मार्क्स बाबा पैदा नहीं हुए थे ना, तब भी हमारे यहाँ जो है वेद से लेकर के और निर्धनों की एक से एक श्लोक होता है। लेकिन हम लोग पश्चिमी में हमेशा सोच लेते हैं मार्क्स ने कहा है, सेक्स पर जो है फ्राइड ने ही बोला है, उतने ही तक रह जाता है। अंतिम सुनो ना, सूत्र रूप में अंतिम सूत्र सुन लो। भारत की राजनीति यहां से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अगर वो ठीक से करती है हिंदुत्व के पक्ष में, इससे ज्यादा कंसोलिडेट हो रही है, क्योंकि इसके विरुद्ध उन जातियों में भी फिर से प्रतिक्रिया हुई है जो थोड़े बहुत नरेंद्र मोदी को छोड़ करके इन जातियों के साथ चले गए थे, कि फिर हमको पीछे उसी स्थान पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इस बीच में एक हिस्सा जो शायद रह गया वो ये था कि जो स्टैंड अप भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में अपनी रैली के दौरान 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि जब आप जाति आधारित जनगणना की बात जो लोग कर रहे हैं, वो पहली बात वो जो हिंदू एकता है उसको तोड़ना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर जातियों को ही देखना है तो मैं एक सबसे बड़ी जाति जिसको देखना चाहता हूं वो है गरीबी। एक और क्लॉज उन्होंने जोड़ा था, और मैं तीनों चीज़ों को मिलाकर आपसे पूछ रहा हूं कि स्टैंड का भविष्य आप क्या देखते हैं, जहां उन्होंने कहा कि अगर जाति आधारित वो अधिकारों की बात हो, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों, उसकी बात कहाँ जाती है, क्योंकि अब तो आप इन जातियों को देखने लगे हैं और जिनके अधिकारों की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हक की जो बात होती थी वो कहाँ चली जाएगी। अब जिस तरह से आक्रामक और उग्र प्रतिक्रिया उस समय मंडल 1 हुआ था, हो रही थी, अब उतनी उग्र और आक्रामक तो नहीं है, क्योंकि वक्त बदल गया है। सबको मालूम है कि मंडल जैसे मंडल 1 यथार्थ बन गया, तो वैसे ही मंडल 2 भी यथार्थ ही बनेगा, लेकिन विरोध जितना करना चाहिए उतना हो रहा है। थोड़ा सुर धीमा है लेकिन है विरोध। मंडल 2 में क्यों देख रहा हूँ, मंडल 2 का मतलब ये नहीं कि जैसा मंडल हुआ था वैसे ही हो जाएगा। हर चीज़ का एक विकास क्रम होता है।
और जैसे अवधेश जी ने कहा कि देश पीछे नहीं जाना चाहता, और बिल्कुल नहीं जाना चाहता, पीछे जाना भी नहीं चाहिए किसी देश को। देश आगे जाना चाहता है, समाज भी आगे जाना चाहता है, और जाति जनगणना वो आगे जाने की ही बात है, पीछे जाने की बात नहीं है। क्योंकि 1931 में अंग्रेजों ने की थी, 100 साल बाद आप परिसीमन करते हैं, लोकसभा की सीटें 50 साल पे आप बदल देते हैं, अभी फिर जनगणना होगी, तो एक जो बुनियाद आरक्षण की, या तो जब अम्बेडकर जी की बात उन्होंने की तो उसमें पिछड़ों के आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं था। अगर अम्बेडकर जी आज होते तो आज वो भी जाति जनगणना की बात करते, क्योंकि आधार क्या है फिर, पिछड़ों को आप किस आधार पर आरक्षण देंगे? या तो आरक्षण खत्म कर दीजिए पिछड़ों का, और हिंदू एकता की बात है तो सारे आरक्षण खत्म कर दीजिए, सारे वर्ग खत्म कर दीजिए। फिर मोदी जी की जो जाति जो है वो 2000 जब वो मुख्यमंत्री थे पिछड़ों में शामिल की गई, क्यों शामिल की गई? हिंदू एकता में नहीं शामिल की जानी चाहिए थी, जैसी थी वैसे रहनी चाहिए थी। तो ये हिंदू एकता ही की जो समस्या है वही एक दिक्कत है संघ के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने, कि हिंदू एकता नहीं टूटेगी, उसके हिंदुत्व की राजनीति के सामने दिक्कत आ रही है। हिंदू तो जिस रूप में वैदिक काल से था वैसे आज भी है, लेकिन चूंकि हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, ये हिंदुत्व की राजनीति जो है ये, और ये एक सफलता मिली है हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के आंदोलन के बाद से, तो वो उसका एक दिक्कत उसको वो आ रही है। इसलिए वो जाति जनगणना, क्योंकि जब जाति बताने की ज़रूरत होती है तो बड़े गर्व से जाति बताई जाती है, ये देखिए हमारे मंत्रिमंडल में ये साहब ये फलानी जात से, ये फलानी जात से, तब वो गरीब अमीर नहीं होता है। तब ये नहीं कहा जाता कि ये गरीब अमीर, ये है फला जात से, फला जात से, फला जात से, इतने ओबीसी हमारे यहाँ, इतने हमारे यहाँ, तो तब आप जाति बताते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जाति आपके मानस में है, तभी तो जाति बताते हैं, नहीं तो कहीं ये सारे हिंदू हैं। दूसरी बात ये है कि सवाल हिंदू एकता का नहीं, सवाल देश की एकता का है, भारतीय एकता का है। उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, उसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, वो एकता मजबूत करने की ज़रूरत है। ये बार बार मुझे लगता है जो लोग सिर्फ हिंदू एकता की बात करते हैं या सिर्फ जातीय एकता की बात करते हैं, वो दोनों ही देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश भारतीय एकता जब तक की बात नहीं करेंगे आप, तब तक देश एकजुट होगा। और मोहन भागवत जी खुद कहते हैं इस बात को कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक ही डीएनए है, एक ही सब कुछ है। तो अगर वो कहते हैं तो कम से कम वही फॉलो कर लो, एक ही डीएनए की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जाति जनगणना जो बिहार में आई है, अब वो उसकी वैधता को मान लीजिए अवधेश जी ने अपना एक पॉइंट रखा है, बहुत लोग चुनौती दे रहे हैं, तो उसका एक आधार होना चाहिए और दीजिए उसको, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए। खाली बयान से काम नहीं चलेगा। अगर लगता है कि उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है तो फर्जीवाड़ा के सबूत जुटाइए और कोर्ट में जाइए और उसको चैलेंज करिए, क्योंकि आखिरकार सरकार ही कराती है। कहीं भी अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आज हो तो योगी सरकार कराएगी, कल को अखिलेश यादव और योगी सरकार जनगणना कराए और अचानक उसमें जो है किसी एक जाति की संख्या अपेक्षा से ज़्यादा निकल आए और अखिलेश यादव कहेंगे फर्जी है, तो अखिलेश यादव को उसको देना पड़ेगा ना, उसका पूरा प्रमाण और कोर्ट में जाना पड़ेगा। खाली फर्जी कह देने से फर्जी नहीं होगा ना। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि ये एक विषय है। 2024 के चुनाव में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और उस पर इंडिया अलायंस को ये लगता है कि उसको एक नया मुद्दा ये मिला है, जिस मुद्दे इसीलिए प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो, वो अब उसके समर्थन में, राहुल गांधी तो इस समय मुलायम सिंह और लालू यादव और उससे ज़्यादा ओबीसी वाले हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये एक राजनीतिक मुद्दा 2024 के चुनाव का बनेगा और कौन कैसे एक्ट करता है उस पर तय होगा कि किसको कितना सफलता मिलती है, किसको नहीं मिलती है। बस एक इसमें बात जरूर मैं कहूँगा कि भाजपा के पक्ष में एक बात जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो आम तौर पर इन जातियों का एक वो रहा है कि जैसे वीपी सिंह लाए मंडल जी, लेकिन वीपी सिंह की सरकार किसने गिराई? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलके, और उस सरकार को गिराने में इंस्ट्रूमेंटल कौन थे? मुलायम सिंह यादव। अगर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से छोड़ कर नहीं जाते वीपी सिंह को, तो शायद वीपी सिंह की सरकार गिरना आसान नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में मंडल पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह हो गए, वीपी सिंह नहीं हो पाए। तो ये एक खतरा रहता है कि जाति की जब राजनीति होती है तो प्राथमिकता कई बार अपने जाति के नेता को उनका वर्ग देता है। अब कैसे इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो कैसे इसको हल करते हैं, बीजेपी के इस आने वाले समय में एक विशेष बात रहेगी। एक बात कह के कंक्लूड करूँगा, चूँकि प्रेम कुमार जी और अवधेश जी बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका जहर तो जहर नहीं है प्रेम जी, अवधेश जी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, इस जहर के बाद ही अमृत निकलता है सागर मंथन से। तो जहर थोड़ा बहुत आपको लगता है, अभी तो अमृत आपके अंदर भरा हुआ है जो निकलने वाला है। ठीक है, मैं आपसे दो सवाल जिनको मैं एक साथ लेकर चलना चाहता। पहली बात यह है कि इस पूरी बहस में जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि हर सरकार का या राजनीतिक दल का फोकस है ओबीसी वर्ग पर।
सर्वे भले ही सबका हो रहा हो, लेकिन जो सारा फोकस है, जैसे कि सर ने भी जिक्र किया, चाहे आप राहुल गांधी के भाषणों को देखें, वो एक ही वर्ग की बात उठा रहे हैं। तो पहला सिर्फ यहाँ फोकस क्यों? और दूसरी बात, अधिकारों की जब बात होती है और ये ढेर सारी डिबेट जो चल रही है, ढेर सारे विचार जो सामने आ रहे हैं, उसमें मैं राजनेताओं का अलग कर दूं तो बात तो ये कही जाती है कि जिसकी संख्या सबसे कम हो, सबसे ज़्यादा मजबूत उसको करना है। फिर ये संख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन वाली बहस कैसे आ रही है? बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल पूछा है उत्कर्ष, खबरों के खिलाड़ी के इस जातिगत जनगणना वाले उसमें विमर्श में। चूँकि अवधेश जी ने अज्ञेय को भी पढ़ा, उसके पहले भी पढ़ा, तो मैं भी कुछ पढ़ ही देता हूँ। पढ़ ही दीजिए, पढ़ के ही। मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहाँ और भी खराब। मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहाँ और भी खराब। रोशन हुए चराग तो आंखें चली गई, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। वाह वाह। मूरत को संवारने की कोशिश में उसको इतना बिगाड़ दिया गया है ना कि अब तो बस स्थिति ये है कि जिसको एक कमरे में रखे हुए हाथी की तरह कोई पैर पकड़ रहा है, कोई सूंड पकड़ रहा है और उसको अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। जितना नुकसान इस देश में जातिवाद ने किया है, और ये बिल्कुल तथ्य है कि हजारों सालों तक पिछड़ी जातियों के साथ इस देश में अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, दमन हुआ। उस दमन से उनको निकालने के लिए जातिवाद के नाम पर जो जाति के वोट बैंक की राजनीति हुई है, उसने भी उतना ही बुरा किया है। और वो आने वाले सैकड़ों और हजारों साल तक उसी तरीके से बुरा न करता रहे, इसके लिए आम नागरिक की मंशा तो ये होनी चाहिए कि जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति बंद हो। और ये वाकई एक विडंबना है कि 2 अक्टूबर को ही, गांधी जयंती के दिन ही, बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आती है। उसमें भी विडंबना ये है कि उसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो सर्वेक्षण हुआ वो उसके आंकड़े, उसके तथ्य सामने नहीं लाए जाते, केवल जातियों के आंकड़े सामने लाए जाते हैं। उसको लेकर विरोधाभास हो सकता है। वही महात्मा गांधी जिन्होंने इस तरह की जाति व्यवस्था का विरोध किया, अस्पृश्यता को लेकर लड़ाई लड़ी, उनको हरिजन भी कहा, तो उस हरिजन शब्द को भी गलत मान लिया गया। ऐसी विचित्र राजनीतिक गलियारों से ये पूरी जाति व्यवस्था गुजरी है कि अब वो और भी भयावह मोड़ पर आती चली जा रही है। उसको खत्म करने की बजाय हम ये सोचने पर विवश कर रहे हैं नए समाज को भी, आधुनिक समाज को भी, जो मंगलयान भी भेज रहा है, गगनयान भी भेज रहा है और आदित्य L1 भी भेज रहा है कि बगल में जो बैठा है उसकी जाति क्या है, जो साइंटिस्ट है उसकी जाति क्या है। राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, वो 90 सचिवों का आंकड़ा कहीं से लाए हैं और कह रहे हैं कि उसमें 3 OBC के हैं। और आपका जो सवाल था OBC पर ही क्यों, अवधेश जी ने अपनी बातचीत में उसका जवाब दिया था। 44% वोट अगर किसी को एक किसी विशेष वर्ग के मिल जाते हैं तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक हो जाता है। वीपी सिंह भी जब लाए थे तो वोट बैंक के लिए लाए थे, और वो राजीव गोस्वामी के आत्मदाह की जो आंच थी वो अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है। उसी की राख पर राजनीति आज भी जारी है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इसी तरह के मसलों पर राजनीति होती है। हर एक के लिए जाति वोट बैंक है, और जब तक वो जाति वोट बैंक है तब तक उसमें से एक निष्पक्ष निर्णय निकल कर नहीं आएगा, और समग्र समाज के विकास की अवधारणा कभी भी सही रूप में साबित नहीं होगी, क्योंकि वो जाति नहीं है। दरअसल अब एक वो बड़ा वोट बैंक बन चुका है। और ये दुर्भाग्य है कि प्रतिभा के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाने की जहां बात होनी चाहिए थी, वहां पर बात होती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। अगर हेडकाउंट के आधार पर चीज़ें तय होने लग जाएगी तो टैलेंट जो है वो कहाँ जाएगा। और ये बहुत लंबी बहस है विचारधारा की, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरी जातिगत जनगणना में एक और 2 अक्टूबर से जुड़ा हुआ संयोग है कि 2 अक्टूबर 2017 को ही रोहिणी आयोग का गठन हुआ था इसी पूरी OBC को मिले हुए आरक्षण का अध्ययन करने के लिए। उन्होंने अक्टूबर में ही 2017 में काम शुरू कर दिया था 17 तारीख को, लेकिन उनका पूरी जो रिपोर्ट थी वो नहीं बन पाई, कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिलता रहा। लेकिन अभी जुलाई 2023 में वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास वो रिपोर्ट है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में बातें आई हैं जिनको मैं पढ़ रहा था, अगर वो सही हैं, पहले ही मैं डिस्क्लेमर था, मुझे नहीं पता ये तथ्य सही है कि नहीं, लेकिन अगर उसमें जो लिखा है वो सत्य है तो हमको पहले ये देखना चाहिए कि ये जो सारा आरक्षण मिला है और इसमें जो पूरी मलाई वाली, क्रीमी लेयर वाली चर्चा है वो कितनी गंभीर है। उसमें यह बताया गया है, जो बाहर बातें आई हैं उसके मुताबिक, कि 2633 कुल जातियां OBC में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। उसमें से 1000 ऐसी जातियां हैं जिनको पिछले 3 दशक में किसी प्रकार का कोई लाभ आरक्षण का मिला ही नहीं है। उसका 58% लाभ केवल 45 जातियों को ही मिल गया है। इसका मतलब जिसके घर में आरक्षण का लाभ लेकर कोई IAS बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कोई नौकरी मिल गई, कोई राजनीतिक लाभ मिल गया, उसी के परिवार में फिर उसका लाभ मल्टीप्लाई होता रहा, आगे बढ़ता रहा। और सचमुच में जो पिछड़ों को उठाकर अगड़ा बनाने की बात थी, असल में ये पिछड़ा अगड़ा बनाने की बात ही नहीं है। अब भारत को, आधुनिक भारत को वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर सबके विकास की बात हो। और अगर इस तरह की आरक्षण व्यवस्था के बावजूद भी जो लाभ ले रहे हैं वो अत्यधिक लाभ लेकर और ऊपर चले जाते जा रहे हैं,
और जो पीछे हैं उनको लाभ अभी भी नहीं मिल रहा है, तो ये आरक्षण व्यवस्था ही पूरी प्रश्न चिन्ह इस पर खड़ा हो जाता है और सवालों के दायरे में आ जाती है। ये जो ओबीसी की बात हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। अगर 2633 जातियां उसमें शामिल है, और अब तो हर कोई, बिहार की जनगणना भी क्या बता रही, सामान्य वर्ग तो केवल 15% है। तो गीता जी ठीक कह रही थी कि अब तो सामान्य वर्ग द्वारा आरक्षण मांग ली, कि भाई सामान्य वर्ग ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि उसको आप नौकरी भी नहीं दोगे, वो ज्यादा अंक लाएगा फिर भी उसको आप कॉलेज में पढ़ने नहीं दोगे, माइनस मार्किंग वाला भी कॉलेज में पढ़ लेगा। ऐसी भी बहुत सारी बहस है ना। तो आपको समान जो खेलने का मैदान है, जो हम उसको लेवल प्ले ग्राउंड बोलते हैं, कि आप समानता के अवसर दे दीजिए ना। आप बच्चे को मुफ्त में किताब दे दीजिए, बच्चे की फीस माफ कर दीजिए, लेकिन उसको अंक तो लाने पड़ेंगे ना, कि वो अंक नहीं लाएगा ज्यादा और फिर भी उसका टैलेंट जो है वो रिकॉग्नाइज हो। ये इस व्यवस्था को तोड़ने की बात कोई नहीं करता है, सबके मुंह में दही जम जाता है और फिर उस बात को ही ढकने के लिए मंच से प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ता है कि केवल जाति तो गरीब है, जबकि हम सच्चाई जानते हैं कि टिकट भी जाति के आधार पर इस देश में बंटते हैं। अगल बगल हर पार्टी देती है, खाली जातिवादी राजनीति करने वाले नहीं देते हैं। जो जातिवाद की राजनीति का न करने का दावा करते हैं वो भी जाति पर टिकट देते हैं। देखिए, इस जाति ये बड़ी विडंबना है। बीज को रोक कर हम जो एक नया समाज रचने की कोशिश कर रहे थे, उस समाज को धक्का किस स्तर पर मैं बता देता हूं कि जब ये जाति की बार बार बहस सामने आती है ना, तभी स्कूल में साथ में बैठकर टिफिन खाने वाला बच्चा ये सोचने पर विवश हो जाता है कि मेरे बगल में टिफिन खा रहा बच्चा किस जाति, किस वर्ग, किस धर्म का है। तब तक उसके दिमाग में ये विजुअल नहीं पनप रही होती है। तो मुझे इस पूरी बहस में सिर्फ ये कहना है, क्योंकि अमर उजाला का मंच और हम यहाँ से इस तरह की गंभीर बहस करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पसंद भी की जा रही है, समाज को इसमें उठ खड़ा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण का लाभ लेने का लालच जो जनता के मन में है, और जो हमें आरक्षण देगा, जो हमें लाभ देगा, उसी को हम वोट देंगे, तो समाज में भी कहीं ना कहीं गलती है ना। समाज को भी अपने भीतर जागना है। तो राजनेता कहते हैं अच्छा तुम्हें लाभ देंगे तभी उनको मुफ्त की रेवड़ियां मिल रही हैं, तभी सरकार का खर्चा उतनी है ही नहीं। ये भी फैक्ट है भाई, कितने सुप्रीम कोर्ट ने 50% वाला अगर कैप नहीं लगाया होता तो क्या स्थिति होती है? 80% तक अब तो 60% हो गया। 60% तमिलनाडु में है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस जोड़ेगा 60%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जोड़ के 60%। निष्कर्ष यह है कि हम लोगों को देश से जाति भेद, जातियां रहे उसको लेकिन जाति भेद जो है छोटी बड़ी ऊंची, उससे ऊपर उठने के लिए, उसको खत्म करने के लिए काम करने की जरूरत है। और मैं केवल अपने बड़े भाई विनोद जी पर इतना ही कहूंगा कि हिंदू एकता का अर्थ हिंदू मुस्लिम एकता का विरोध नहीं है। आज हिंदू एकता की जातीय बंधन के कारण उसकी जरूरत है, और हिंदू एक होगा ना तो मुसलमान भी उसके साथ एक होंगे। हम लोग दोनों की एकता की बात करते हैं। मैं तो इसलिए कहता हूं भारतीय एकता में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, भारतीय एकता करने में हम जब हमारा बहस तो अगर कोई मुस्लिम खिलाड़ी जाता है तो भारतीय बन के जाता है ना, उसके पासपोर्ट में भारतीय है सर, हिंदू नागरिकता हमारी भारतीय है। ठीक है, जब आप हिंदू एकता की बात करते हैं वैसे ही दूसरे के मन में शंका पैदा हो जाती है, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो होगी। भारत में हिंदू से क्या समस्या? हिंदू समस्या नहीं है, समस्या भारतीय से क्या समस्या? जादव से समस्या नहीं है, भारतीय से क्या समस्या मैं पूछ रहा हूं? कोयरी से समस्या नहीं है। नहीं, भारतीय से क्या समस्या है ये बताओ ना। तो इसलिए नहीं, भारत से कोई समस्या नहीं है। फिर खत्म बात। भारत से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत की एकता कहने से हिंदू समाज की जातीय एकता, जाति भेद टूट के हिंदू समाज की एकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हिंदू समाज की एकता की जब हम बात करते हैं तो फिर वो समाज महात्मा गांधी जब निकले थे दलितों उद्धार के लिए तो हिंदू एकता नहीं निकले थे, भारतीय एकता के लिए निकले थे। होगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय एकता की बात करते थे, वो प्रबुद्ध भारत की बात करते थे, हिंदू भारत की बात नहीं करते थे, बाबा साहब समग्र भारत की बात करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर तो बहुत कुछ कहते थे, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूरे जीवन में 4 महीने भी बौद्ध नहीं रहे, और कहा जाता है कि उन्होंने तो पर 4 महीने भी नहीं रहे हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी बना दिया जाता है, इच्छा मरनी थोड़ी थी, जैसे उन्होंने सर 4 महीने वो जीवित नहीं रहे थे। हाँ, तो इच्छा मरनी तो आगे तो क्या किया जाए किसी को? अवधेश जी और विनोद जी दोनों ही बहुत वरिष्ठ हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर सचमुच में पूरे देश में रहने वाले हर नागरिक की जाति भारत हो जाए तो इससे आदर्श संकल्पना कुछ नहीं हो सकती, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जातियों का ये बंधन केवल ये 75 साल का नहीं है ना हमारी आजादी के बाद का, ये तो सैकड़ों हजारों साल का है। कर्म के आधार पर तय हुई जातियां कब जाकर इस तरह के जातीय विभेद में बदल गई, ये हमारे समाज और हमारे समाज से ये गंदगी उपजी है, और इस समाज को ही इसका हल भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन समाज को ढूंढना पड़ेगा।
राजनीति नहीं ढूंढ पा रही है, क्योंकि राजनेता को सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहना है तो वोट चाहिए, और वोट अगर जाति के आधार पर मिल रहा है और जाति को मिलने वाले लाभ के आधार पर मिल रहा है, तो समाज को तय करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। जब आप जाति के आधार पर वोट मांगेंगे, जब आप हिंदू के आधार पर वोट मांगेंगे, हम मुसलमान के आधार पर वोट मांगेंगे, तो भारतीय तो गायब ही हो जाएगा ना। समस्या वहां है। इसीलिए मैं जदीद जी बात सहमत हूं कि समाज को खड़ा होना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं। हम जब इस देश के बाहर जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट पर भारतीय लिखा होता है। हमारी टीम जब जाती है तो अभी मेडल जीत रहे हैं एशिया में, तो कोई हिंदू, सिख और ईसाई और ब्राह्मण ठाकुर नहीं जीत रहा है, भारतीय जीत रहा है मेडल। ठीक है, 100 पदक हमने जीते हैं, उसकी 100 पदक जो जीते हैं उसकी बधाई। पहली बार एशियाई खेलों में। बिल्कुल। इस चर्चा को यहाँ विराम दिया जा सकता है, और एक उपमा के साथ, क्योंकि सारी बड़ी बातें तो आ गई है। वो यही है कि अगर खेत की मेड़ हो तो उस दीवार को और बड़ा करने के बजाय एक देश, एक समाज के तौर पर हमें उसे खेत बनाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर जो फसल लगे उसमें विभेद कम हो, वो लहलहाए, वो आगे आने वाली पीढ़ियों का पेट भरे। और अगर वो मेड़, वो छोटी मेड़ जो है, वो अगर जाती है तो उस पर कोई भी सर्वे हो रहा है वो लाभ देने के लिए हो, लाभ की रोटी सेंकने के लिए ना हो। आप देख रहे थे खबरों के खिलाड़ी। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरीके के विषय, इस तरीके की तमाम बातें हम आपके बीच में लेकर आते रहें। और जैसा कहा गया, एशियाई खेलों में भारतीय दल ने जो प्रदर्शन किया है उसकी पूरे देश को, पूरे देशवासियों को और उन खिलाड़ियों को सबसे पहले बहुत सारी बधाई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।